ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा तालिबात और डियर फ्रीलांसर्स, बात यह है कि आज का लेसन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप बिगिनर फ्रीलांसर हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ज़िंदगी भर साथ देंगी। इसलिए आप आखिर तक इसको देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। राइट। सो आज हमने क्या करना है वी गॉट टू अंडरस्टैंड द फ्रीलांसिंग मार्केट। फ्रीलांसिंग मार्केट क्या है इस वक्त, फ्रीलांसिंग की मार्केट जो है उस बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड अप टू द एंड। राइट। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने दो तीन चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है आज के लेसन में। सबसे पहला तो ये है कि जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा जब आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आप डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी नीच कौन सी है, किस में आप किस तरह के आप क्या कर सकते हैं। सपोज़ कि किस किस्म का काम आप कर सकते हैं, ये आपने क्लियर करना होगा। उसके बाद आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूके है, यूएस है, वगैरह वगैरह, ये आपने डिसाइड करना है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, कि कस्टमर को किस तरीके से आपने आज इतनी अच्छी सर्विसेज देनी है ताकि वो आपके गुण गाता रहे और आपके साथ मुस्तकिल अटैच रहे और आपको रिपीट बिजनेस भी देता रहे। These are all very important questions. Please don't skip them at all. So let's get started. Right? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बात जो हम करने लगे हैं आज वो ये है कि व्हाट आर द पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, वैसे तो वो बेशुमार हैं, इतने के वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा फ़िलहाल। लेकिन जो बुनियादी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उसमें से सबसे पहले तो फाइवर है, यकीनन नंबर वन है, क्योंकि सस्ता भी है और बहुत सारे फ्रीलांसर, तकरीबन सभी फ्रीलांसर यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है। तो इन सब की आपने ना आप यहाँ पे ये लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हमको थोड़ा थोड़ा सा इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक अपवर्क का ताल्लुक है, इसमें क्या होता है कि डाइवर्स जॉब कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हो सकती हैं। ये मैंने आपको बता दूँ कि अपवर्क और फाइवर ये दोनों मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, एज ए क्लाइंट भी इस्तेमाल किए हुए हैं, ख़ासतौर पे फाइवर एज ए क्लाइंट भी इस्तेमाल किए हैं और ऐसे फ्रीलांसर भी इस्तेमाल किया है। तो अपवर्क मैंने एज ए फ्रीलांसर इस्तेमाल किया है और इनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। राइट। सो सबसे पहला जो है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अपवर्क। अपवर्क में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइवर्स जॉब कैटेगरीज हैं। डाइवर्स जॉब कैटेगरीज में क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के असाइनमेंट्स दी जा सकती हैं। तो आपके पास वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, या ये है कि आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, या ये है कि वो आप ना प्रोजेक्ट है वो 6 महीने का है, उसकी ड्यूरेशन 6 महीने की है, साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, वटेवर। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकती हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहें ऑनलाइन तो ये हमारा ये जो है वो अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, उसमें यह है कि आपको जो है ना आप इस लिंक पे जाएं, तो इस लिंक पे जाके आपको ये मिल जाएगा कि अपवर्क बुनियादी तौर पे कैसा प्लेटफॉर्म है और उसमें किस तरीके से आप एंटर हो सकते हैं। राइट। और किस तरीके से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसके आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अब उसके बाद अगला है फाइवर। फाइवर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे आसान तरीन, सबसे परहैप्स दी मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आप अपनी फ्रीलांसिंग की जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कि गिग बेस्ड होता है, इसमें प्लेटफॉर्म है गिग बेस्ड, यानी कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी और ये $5 की करेंगे, आप $10 की करेंगे,
ये $20 की करेंगे, 15 की करेंगे, 100 की करेंगे, 1000 की करेंगे, 10,000 की करेंगे, 1 लाख की करेंगे। जो भी एक क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान डन होती है डील, उस पे आप जो है वो आप यानी कि इस पे आप काम ले सकते हैं। अब उसमें क्या है कि इसमें बुनियादी तौर पे क्रिएटिव और डिजिटल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी जो पहले वाला प्लेटफॉर्म था अपवर्क, उसमें ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन जो एज फार एज फाइवर इज़ कंसर्न, फाइवर में क्रिएटिव यानी कि डिजिटल, आप क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपने वेब डिज़ाइनिंग कोई लोगो बना दिया, वेब डिज़ाइनिंग को बना दी आपने, ये है कि और कोई वेब डेवलपमेंट कर दी वर्डप्रेस पे, ड्रूपल पे, जुमला पे, या कस्टम वेब डिज़ाइनिंग जिस तरीके से भी आपने कर दी, आपने असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी वगैरह वगैरह। ये बुनियादी तौर पे क्रिएटिव और डिजिटल सर्विसेज के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर भी लफ्ज़ बोलते हैं लोग, लेकिन मैं पॉपुलर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये असल प्रोनाउंसिएशन है जो कि नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। अच्छा जी, तीसरे प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पे इसमें भी जॉब कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है और कंपेटिटिव बिडिंग सिस्टम है। आप इस पे जाएं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें और फिर उनका सिस्टम समझें। ये एक अलग टॉपिक है, उसको डिटेल में यकीनन कवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हमारे नज़दीक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी गोइंग टू डू इन दिस basically in this courses is to teach you English. तो इफ़ यू लाइक मी टू कवर ऑल द डिटेल्स कि किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है, किस तरीके से आपने काम तलाश करना है, दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी. Of course, we can definitely cover that, but for the time being, we're not going to do it. So please do let me know if you would like us to do that, right? थैंक यू. तो उसके अलावा ये जैसे कि मैंने आपको तीसरा बताया, पहला था अपवर्क, दूसरा था फाइवर, और तीसरा है ये फ्रीलांसर, और चौथा जो कि हम अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई स्लाइड नहीं बताएंगे, आपको मज़ीद डिटेल नहीं देंगे, लेकिन वो guru.com है, फ़र्ज़ करें तो आपने इन प्लेटफॉर्म्स में जाके आपने रजिस्टर करना है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर देनी है. अब देखिए, आपने अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सी नीच में किस किस्म के, ज़ाहिर आप पूरी दुनिया को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लोगों को जितनी भी उनके प्रॉब्लम है आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर आपने अपने आप को स्पेसिफाई फोकस करना है. स्पेसिफाई फोकस किस में करना है कि आपको जो स्किल सबसे ज़्यादा आता है या जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उसमें आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. तो उसके हवाले से अपने मार्केट डिमांड को, कौन सी स्किल आप अगर फर्स्ट करें आपने कोई स्किल अभी तक नहीं सीखी, तो फिर आपने उस लेवल पे आप अपनी इंटरेस्ट को भी देखना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है. उसके अलावा अपने मार्केट डिमांड जो है वो किस में ज़्यादा आ रही है, कि ऐसी कोई सर्विस नहीं देनी जो आप उसकी मार्केट है ही नहीं, तो फिर आप उस सर्विस देने का फ़ायदा क्या. इसलिए आप इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना है. और उसके बाद ये है कि एक और चीज़ जो ज़रूरत है इस बात की, कि आपने फाइंड लेस कंपेटिटिव नीच एरियाज. लेस कंपेटिटिव, कम्पिटिटिव नहीं लफ्ज़ नहीं होता, जो भी बोलता है वो गलत बोलता है, कंपेटिटिव होता है लफ्ज़. तो लेस कंपेटिटिव एरियाज, उसमें लेस कंपेटिटिव एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ऐसी सर्विसेज या ऐसी मार्केट जिसमें कंपटीशन कम होगा, वो एरिया आप एज ए बिगिनर फ्रीलांसर आपके लिए फ़ायदा मंद होगा. क्यों? उसमें आप थोड़े से स्किल्स के साथ या बेसिक स्किल्स के साथ भी आप इजीली कस्टमर्स या क्लाइंट्स तलाश कर सकेंगे, राइट? तो ये बुनियादी तरीका. और दूसरी बात यह है कि जब आपने ये बेसिक नीच जो है ना वो डिफ़ाइन करने के लिए आपने और क्या क्या करना है, कि आपने फर्स्ट करें वेब डिज़ाइनिंग है, अभी हम डिटेल में आगे जिक्र करेंगे. वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, लोगो डिज़ाइनिंग है, और कॉपी राइटिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट की वगैरह वगैरह, जो भी
आपने किस तरीके से आपने सर्च करना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। आप कीवर्ड टूल्स, डिफरेंट टूल्स, कीवर्ड टूल्स इस्तेमाल करके आप पॉपुलर नीचेस वो कौन कौन सी हैं, और उसमें आपने यह है कि आपके जो पॉपुलर नीचेस हैं उसके लिए डिमांड कितनी है, ये आपने बतानी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा पहले बताया कि यू गॉट टू एनालाइज कंपैरेटर, कंपीटिटर नहीं, कंपैरेटर्स। तो आपने अपने कंपैरेटर को एनालाइज करना है, कौन कौन से लोग कंपैरेटर्स हैं, कितनी देर से अब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कर रहे हैं, और उनकी सर्विसेज जो प्रोविज़न है वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, कस्टमर उनके बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये सब यू गॉट टू नो ऑल दीज डिटेल्स विदाउट एनी फेलियर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट important थिंग इफ़ यू वुड लाइक टू रिमेन रेलेवेंट इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई लाइक टू पॉइंट आउट हियर कि आपने फर्स्ट करें लुक फॉर अमर्जिंग इंटेलिजेंस, अमर्जिंग ट्रेंड्स। तो उसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, आप लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं इस फील्ड में, जो कि आप फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यू गॉट टू कंसिडर अबाउट दिस इशूज़। फर्स्ट करें फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स क्या हो रहा है कि ख़ासतौर पे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये बेसिक स्किल्स सीख के एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया उन्होंने मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप भी यकीनन उनमें शामिल हो सकते हैं इफ़ यू नो द बेसिक्स, एटलीस्ट द बेसिक्स। और अगर आपको ये मालूम है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, द मोर यू नो द बेटर इट विल बी फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉपुलर फ्रीलांसिंग नीचेस क्या क्या होती हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन है, राइट, उसमें वेब डिज़ाइन है, कॉपी राइटिंग है, वर्चुअल असिस्टेंस है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, अकाउंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और सो मेनी अदर्स, काउंटलेस अदर्स, बहुत बेशुमार ऐसी हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं की। वो सारी की सारी नीचे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, और आप क्या कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या आप ना स्पीकर बहुत अच्छे हैं, या वगैरह वगैरह, आप प्रोडक्टिविटी गुरु हैं, या वट जो आपके को सूट करे वही नीच आपने सेलेक्ट करनी है। जब आपने नीच सेलेक्ट कर ली तो लास्ट पॉइंट आज के लेसन का वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपने ये डिफाइन करना है कि आपकी टारगेट मार्केट्स क्या क्या है, कि आइडियल क्लाइंट कौन सा होगा। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि मुझे कस्टमर यूके मार्केट से चाहिए। तो यूके मार्केट में आपने सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि आपको, जाहिर है इंसान है ना आप, हम सब लोग, तो हमें सोना भी है, बाकी दुनिया के सारे काम भी करने हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये काम ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने ये डिफ़ाइन करना होगा कि यूके और इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या जिस कंट्री में भी आप बैठे हुए हैं उससे यूके का टाइम डिफरेंस कितना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने कस्टमर के साथ ऑन टाइमली ऑन टाइमली बेसिस आपने कम्युनिकेशन की है, प्रॉपरली प्रोफेशनली कम्युनिकेशन करनी है। तो इसलिए यू गॉट टू नो दिस वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। और अनलेस यू नो दिस थिंग यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टमर नीड्स को और चैलेंजेस को, कस्टमर चाहता क्या है, उसको वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसको मैं किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, वो किन प्रॉब्लम्स में गिरा हुआ है, और मैं किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को, उसकी कम अज़ कम पेन जो है, पेन पॉइंट्स को समझ के उसके पेन कम कर सकता हूँ। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस विच यू गॉट टू एड्रेस, राइट। तो फिर उसके बाद अगर जब आप कस्टमर को समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सर्विसेज को किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मैं प्रॉपरली और प्रोफेशनली मीट कर सकूँ। आगे क्या है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको
ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आप बहुत सारे कस्टमर्स लूज़ कर देंगे और आपको कभी भी अच्छा क्लाइंट नहीं मिलेगा। इसलिए इस बारे में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहली बात तो ये कि आपने क्लाइंट के साथ क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करना है। जब आप क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का रिलेशनशिप, कस्टमर आपको ट्रस्ट करने लगता है, तो फिर क्या होगा कि आप पे वो आपको रिपीट बिजनेस भी देना शुरू करेगा। वो अपने दोस्तों को भी और बिजनेस कॉलीग्स को भी, और अगर एक बड़ी कंपनी में वो काम करता है तो अपने दूसरे कॉलीग्स को, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स को, उनको भी रेफ़र करेगा। रेफ़र नहीं लफ्ज़ मैं बोल रहा, रेफ़र करेगा कि ताकि वो आपको बिजनेस दें। तो इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट लेना ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो कि आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के हवाले से, ताकि आपको रिपीट बिजनेस मिलता रहे। ये ना हो कि एक दफ़ा काम गलती से करवा लिया कस्टमर ने, उसके बाद फारिग, वो कौन और आप कौन। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आमतौर पे क्या होता है कि कॉमन क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एक तो ये है कि सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो क्वालिटी ऑफ वर्क। आपने किस किस्म का काम दिया, आपके काम में कितनी क्वालिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और उस बारे में आपको बिल्कुल भी किस्म की रियायत कस्टमर नहीं देगा। ठीक है, क्वालिटी पे कभी भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो सबसे नंबर वन चीज़ है, आउटकम। यानी कि आपने जो दिया, काम दिया, उसका रिज़ल्ट जो है वो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने टाइमलीनेस, आया प्रोजेक्ट जो है वो 3 दिन का वादा था, 3 दिन के अंदर दिया या आपने 15 दिन बाद दिया। ये आपने वक्त की बहुत पाबंदी करनी है। और ख़ास तौर पे मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या होता है कि बेसिकली हमें वक्त की इतनी कदर नहीं होती है। हम कहेंगे 8 बजे दे दूंगा भाई, 8 के आप 9:30 बजा देते, कहते हैं जी वो काम पड़ गया था, जी वो मेरा बच्चा बीमार हो गया, जी मैंने ये चला गया, मेरी बिजली चली गई, मेरी गैस चली गई, मेरे पेट में दर्द हो गया, वगैरह वगैरह। ये बहाने नहीं चलते। आपको हर सूरत, किसी भी सूरत में आपने इसके बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने टाइम पे ही प्रोजेक्ट देना है। और उसके बाद अगली चीज़ जो कस्टमर आपसे देखेगा और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और रेस्पॉन्सिवनेस है। आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और प्रॉपर तरीके से कस्टमर को रेस्पॉन्स देना है प्रोफेशनली। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आप में कितना है, आप कितने रिलायबल हैं, ये आपने सारी चीज़ें कस्टमर के जहन में बिठानी है ताकि आपको वो काम देता रहे। राइट। उसके बाद देखें, ये आपने समझ गए अब बेसिक चीज़ें। उसके बाद क्या है कि हाउ टू मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। किस तरीके से आप कस्टमर क्लाइंट की ना एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव कर लें, कंसाइज और क्लियर कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर एक तरीके से टू द पॉइंट बात हो, ताकि कस्टमर को आपकी बात फ़ौरन समझ आए और आप अच्छे तरीके से उससे बातचीत करके उसके प्रोजेक्ट को ऑन टाइम आप कंप्लीट कर सकें। और रेगुलर अपडेट आपने फ़र्ज़ करें कि 15 दिन का प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि आप 15 दिन आप सोए रहे और उसके बाद प्रोजेक्ट उसको डिलीवर कर दिया। नहीं, आपने गाहे बगाए हर 2-3 दिन बाद उसको अपडेट करना है कि भाई कितना काम हो गया, क्या काम हो गया, वगैरह वगैरह। आप दिखाते भी रहें ताकि कस्टमर को मुतमईन रहे, तसल्ली रहे कि आप यू आर डूइंग योर वर्क। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने क्वालिटी वर्क देना है। क्वालिटी वर्क कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप क्वालिटी वर्क तभी दे सकते हैं जब आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक 100% क्लैरिटी हो। 100% क्लैरिटी हो और कोई भी चीज़ डिटेल आप मिस नहीं करें। आप उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझें और कभी भी आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मिस नहीं करें कि वो क्या कह रहा है। अभी इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा कि डेडलाइंस को मीट करना। जो आपने प्रोजेक्ट टाइमलाइन उसके साथ फिक्स कर ली, उसको हर सूरत, भले आंधी आए, तूफान आए, बिजली जाए,
आप बीमार हों या सेहतमंद हों, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस में भी आपने कोशिश करनी है कि डेडलाइन को मीट करें। राइट, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको ये जो है ना बता नहीं सकता। हमारे एक टीचर होते थे यूनिवर्सिटी में, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते थे अगर मैं 5 मिनट क्लास में लेट पहुंचता हूं, इस्लामाबाद में जब हम पढ़ते थे, तो अगर मैं 5 मिनट लेट पहुंचता हूं तो इसका मतलब है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो मैं मर चुका हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मैं इतना सीरियस कोई एक्सीडेंट हो गया मैं कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं सकता। इन दो सूरतों के अलावा कहते हैं मैं कभी भी लेट नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको भी यही लेवल होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। और ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू में बहुत बुरी लगेगी, इसके बारे में आपने थोड़ा सा ना गौर करना है। कि फ़र्ज़ करें, देखें आपने, नेपोलियन था वाटरलू की जंग में, वो 5 मिनट लेट पहुंचा था, जिसकी वजह से उसने अपने लाखों बंदे मरवा दिए, हज़ारों लाखों बंदे मरवा दिए और जंग में शिकस्त खा गया। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस जंग में, फ्रीलांसिंग की जंग में आप शिकस्त नहीं खाएं, आप जो है ना वो हर सूरत कामयाब हो, तो फिर आपको इस बारे में 100% टाइम को मैनेज करना होगा। आप इसमें टाइम मैनेज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कस्टमर के साथ आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फ़लाँ काम मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो ये यकीनन कितने टाइम में होगा। तो फिर क्या होगा कि फ़र्ज़ करें वो 15 दिन में होने वाला काम है, तो फिर आप कस्टमर को 20 दिन का बताइए, लेकिन आप कोशिश करें कि वो 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसको अगर आप इसी फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए आप टाइम की मैनेजमेंट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो ओ अंडर प्रॉमिस है, आप थोड़ा प्रॉमिस करें लेकिन ओवर डिलीवर करें। आप रिज़ल्ट अच्छा दें, भले आप इतना प्रॉमिस मत करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और जो टिप देना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म एट ऑल लेवल्स। जब भी आप इंटरेक्शन करें, कस्टमर के साथ मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर के साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को हमेशा एज ए प्रोफेशनल मिलें, उसके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश करें, कुछ छुपाए नहीं, और उसको मुतमईन करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर कोई फीडबैक देता है या कहता है कि रिवीजन करनी है, तो फिर आप अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ उसके मुताबिक उसको रिवाइज करके प्रोजेक्ट जो है उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक दें। तो देखें, बात यह है, यहाँ तक हम आगे। और सबसे आखिरी चीज़ जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है, या कोई और भी प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, उससे पहले कम अज़ कम 2 ऐसे प्लेटफॉर्म या एक कम अज़ कम आप चूज़ कर लें। उसमें आप अपने प्रोफाइल्स को डालें, अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें कि किस में क्या बिक रहा है, कौन कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, और फिर आपने कौन सी आपकी नीच के हवाले से अगर आपने डिफ़ाइन कर ली हुई है, तो वहाँ पे आपकी नीच के हवाले से ही कौन से लोग, किस तरह के प्रोफेशनल, किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने आप को वो पोजीशनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं कस्टमर के सामने। ठीक है, उसके बाद आपने आखिरी काम ये करना है। आज मैं आपको, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने कम से कम 3 चीज़ें ऐसी डिफ़ाइन करनी है कि मैं इस बारे में कभी भी कस्टमर को मायूस नहीं करूँगा। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप अपना पेंसिल, बॉल पॉइंट पकड़िए, अपनी नोटबुक में या कंप्यूटर पे आप लिख लें कि कौन सी तीन स्ट्रेटजीज़ हैं जो हर हालत में आपने अपनानी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस फार। आपका यहाँ तक आने का, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। और अगले जो लेसन में हम कोशिश करेंगे हम रियल इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट कर दें। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू टॉक टू यू later. Till then, Assalamu alaikum or Namaste. Bye for now.